सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? बढ़िया साहब, सर्दी में बढ़िया रहिए। ऑल द बेस्ट। आज हम बात करेंगे बजट गुरुकुल में राजकोषीय घाटे की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। खजाना है ना, किले का खजाना, नागिन का खजाना, हम सब ने इसके बारे में कहानियाँ सुनी हैं और टीवी पे स्टोरीज़ देखी हैं। खजाना यानी कि वो जगह जहाँ रुपए, पैसे, दौलत, संपत्ति, गहने, जेवर रखे जाते हैं। दिनकर एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदी के। उनकी एक कविता की लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब मामला दूसरा है। हर वित्त मंत्री यही कहता है कि खजाना खाली करो कि जनता खाती है। खाने पीने का इंतज़ाम जनता के नाम पर वसूलो दनादन, ये स्कीम वो स्कीम। और जब खजाना खाली हो जाए, खर्च बहुत ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम हो जाए, तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। सरकार कोई आम आदमी थोड़ा ना है, सरकार तो सरकार है। घाटे की भी कोई लिमिट नहीं है और खर्चे की भी कोई लिमिट नहीं है। जब खजाना खाली हो, खजाने में घाटा हो, तो कितना भरें, कैसा भरें, ये तो बाद में तय होगा। पहले तय तो करें कि खजाने में घाटा कितना है। वो खजाने में घाटा कितना है ये हम तय करते हैं, उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। तो सर, डेफिसिट का मतलब घाटा, घाटा मतलब खजाना खाली होता जाएगा ना? देखिए, सरकार की कई सारी योजनाएं भले ही आपको अक्ल से खाली दिखाई पड़ें, मगर सरकार का खजाना कभी खाली नहीं होता। आयकर विभाग का कभी विज्ञापन आप देखें तो उसमें छोटा सा स्लोगन होता है, कोश मूलो दंड। संस्कृत का ये उक्ति है। अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने, वहाँ से उठाई गई है। इसका आशय ये है कि किसी भी राज्य की मूल शक्ति, ताकत है धन में। राज्य का साहब आदमी की भी शक्ति उसी में है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझें कि जब सरकार का डंडा घूमता है, सरकार अपनी शक्ति दिखाती है, तो सारा धन सरकार के पास आ जाता है। खजाना खाली हो, सरकार डरा के धमका के कानून से आपकी जेब से पैसे निकाल के ले जाए, उसे सरकार कहते हैं। डरा के धमका के कोई और अगर आपकी जेब से पैसे ले जाए तो उसे गुंडा कहते हैं। कुल मिला के अपनी जेब से पैसा कोई निकालना नहीं चाहता, लेकिन सरकार को संविधान ने, संसद ने ये शक्तियां दी हैं कि आप पैसा निकलवा सकते हैं। खजाना खाली है तो भी, खजाना खाली नहीं है तो भी। तो सवाल है कि कितना निकलवाया जाए, कितना उधार लिया जाए, कितना कहाँ से उधार लिया जाए। उससे पहले ये तो पता हो कि घाटा कितना है, खजाना खाली कितना है। तो खजाना खाली कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये पहले हम लोकेट करते हैं, पहले हम पता करते हैं कि पहले तो एसेस करें कि भाई कितना निकलवाएं, कितना उधार। मार्केट में उधार लेने हम तो तब जाएंगे जब पहले पता हो कि उधार लेना कितना है, कहाँ से कितना निकालना है। तो खजाने में कितना घाटा, ये एसेस करने की एक्सरसाइज होती है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा दिखा के सरकार उधार मांगती है, टैक्सेस लगाती है और तरह तरह से जुगाड़ करके अपना खजाने का घाटा पूरा करती है। सर, लेकिन सरकार उधार लेकर खजाना भरती है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप जो बात कह रही हैं, आपकी दादी से लेके बड़े बुजुर्ग तक यही बात कहते हैं कि उधार लेकर काम नहीं चलाना चाहिए। बल्कि हमें तो समझाया गया कि भाई उधार सिर्फ इमरजेंसी में लिया जाना चाहिए। लेकिन ये बात आम आदमी पर लागू होती है, सरकार इस बात को नहीं फॉलो करती। राजकोषीय घाटे में सरकार द्वारा लिए गए सारे उधार शामिल होते हैं। इसलिए अगर आपको इकोनॉमी या बजट को देखना हो तो राजकोषीय घाटा देखिए, उसमें पता लगता है कि अगर सरकार ने उधार ज़्यादा लिया है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, 2022-23 में सरकार ने ये बताया था हमको कि जीडीपी का 6.4%। अब सवाल है जीडीपी क्या है? जीडीपी समझिए इकोनॉमी का साइज़ जितना है। 100 रुपये अगर इकोनॉमी का साइज़ है
तो उसमें 6.4% फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा रहेगा, यानी तमाम उधार लेके सरकार इतने घाटे में रहने वाली है। अब सवाल है कि 6.4% कम माने ज़्यादा माने। रेफरेंस पॉइंट है कि 3% से ज़्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट है तो ये चिंता की बात है। जैसे हम कहते हैं ना, आम आदमी की ज़िंदगी में आप अगर 20,000 कमा रहे हैं और अगर आप 15,000 EMI में देने वाले हैं उधार के, तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक आपकी नहीं है। सरकार के मामले में विद्वानों का मानना है 3% से ऊपर अगर राजकोषीय घाटा हो तो आप समझिए उधारी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। समझने की बात यह है कि 2021-22 में ये फिस्कल डेफिसिट रहा था 6.9%। उससे पहले का साल था कोरोना वाला 2020-21। GDP का रहा था 9.2% फिस्कल डेफिसिट। 9.2% तो आप समझिए कि असहनीय है, पर सवाल है कि वो वक्त भी असहनीय था। कोरोना, लॉकडाउन, लोगों के जॉब्स चले गए, तरह तरह के खर्चे, तरह तरह की प्लानिंग। तो चलो एक या दो बार आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, लेकिन बाद में उसको लाइन पे लेके आना पड़ेगा। पर सवाल यह है साहब कि अगर सरकार उधार लेती है तो हमें क्या चिंता होनी चाहिए? सरकार ने उधार लिया, सरकार देगी। हमें एक चीज़ समझनी ये चाहिए कि सरकार लाएगी कहाँ से देने के लिए? वो आएगा तो मेरे और आपकी जेब से ही ना। हमने एक और क्लास में डिस्कस किया था कि सरकार हर साल जितना खर्चा प्रस्तावित करती है बजट में, उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है पुराने लिए गए उधार का ब्याज देने में। तो ब्याज भी तो सरकार आपसे मुझसे वसूलेगी ना। तो अगर सरकार कर्जा ले रही है तो बहुत सिंपल सी बात है, बाज़ार में 4 कर्जे लेने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 8 लेने वाले हैं तो बढ़ जाएगी। अब सवाल है, जब सरकार ही सारा कर्ज मार्केट से ले लेगी तो आप जैसे छोटे मोटे काम करने वाले बिजनेसमैन, उसको कर्ज महंगा मिलेगा ना। अगर सरकार कर्ज नहीं लेगी तो मार्केट में कर्ज लेना आसान हो जाएगा। तो सरकार जो कर्जा लेती है उसका एक असर पड़ता है ब्याज दरों पे, यानी आम कारोबारी की ब्याज दरें भी ऊपर चली जाती हैं। और लगातार फिस्कल डेफिसिट अगर किसी सरकार का बढ़ता जा रहा है तो आप मान के चलिए कि देर सबेर, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को उधार मिल जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद अगर राजकोषीय घाटा, उधारी बहुत ज़्यादा हो जाए तो सरकारें भी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। डिफ़ॉल्ट से क्या मतलब है कि भाई पैसे बचे ही नहीं, अब हम कर्ज वापस ही नहीं कर सकते। अब जब कर्ज वापस नहीं कर सकते तो आप क्या हो गए? डिफ़ॉल्ट। ना देशी कर्ज वापस कर सकते, ना विदेशी कर्ज वापस कर सकते। डिफ़ॉल्ट होने के बाद अगर आप याद करें, अप्रैल में श्रीलंका का हाल हो गया था, बाहर से सारा कच्चा तेल आना बंद हो गया था, लंबी लंबी कतारें। तो वो एक भयंकरतम स्थिति है। लकीली भारत उस स्थिति में कभी नहीं पहुंचा। पर हमें अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते समझना चाहिए, हम पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट देखें, श्रीलंका का देखें, किसी भी कंट्री का देखें, जो इकोनॉमी समस्या में है, प्रॉब्लम में है, उनका फिस्कल डेफिसिट यानी कि उधारियाँ उनकी औकात, उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा निकल चुकी होती हैं। भारत में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फिस्कल डेफिसिट 6.4% से कम रहेगा। बजट का गुरुकुल।